अच्छा जी, एक ओवरव्यू करते हैं कि हमने कहाँ से बात शुरू की थी और हम कहाँ पे जा रहे हैं। हमने बात यहाँ से शुरू की थी, हमने कहा था कि भाई हम लोग वेबसाइट की एसईओ कर रहे हैं। तो जब हम किसी वेबसाइट को खोलते हैं या कोई भी बंदा हमारी वेबसाइट को ढूंढता है, यहाँ पे मैंने कुछ टाइप कर दिया, अब कोई भी हमारी वेबसाइट को ढूंढता है तो इस तरह उसने एक सर्च क्यूरी लिखी, ये हमारी वेबसाइट नजर आ रही है, उसके बाद कोई भी बंदा इसे खोल लेता है तो अब ये वेबसाइट इस तरह मेरे पास खुल गई है। एक एसईओ एक्सपर्ट की सर्विसेज क्या होती हैं कि वो ये हेल्प आउट करता है कि अगर कोई वेबसाइट पहले से बनी हुई है उसे रैंक कैसे करना है, उसे पहले पेज पर कैसे लाना है, पहले पेज पे लाने के बाद उसे अमंग 3 पोजीशंस कैसे लेकर आना है, ये टास्क है एसईओ का। अदरवाइज वेबसाइट जो बनी हुई है, कोई भी वेबसाइट आप उसका यूआरएल टाइप करेंगे तो वही खुलेगी। हम ऐसे वेबसाइट की बात नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं कि जब कोई बंदा हमारी प्रोडक्ट्स या हमारी सर्विसेज को टाइप करे तो अमंग ऑल कंपटीटर्स हमारी वेबसाइट टॉप पर नजर आ जाए। सो इट इज कॉल्ड एसईओ। इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहली चीज तो क्या हुआ कि आपको ये क्लियर होना चाहिए कि हमारा टास्क क्या है। हमारा टास्क वेबसाइट बनाना बिल्कुल नहीं है, किसी भी लेवल पर हमारा काम वेबसाइट बनाना नहीं है। हमारे पास बनी हुई वेबसाइट्स आएंगी, लेकिन अब एक साइड पे तो मैं कहता हूँ ना हमारा काम वेबसाइट बनाना नहीं है, लेकिन जब हम एसईओ शुरू करेंगे तो भाई हमने काम तो वेबसाइट पे ही करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें बहुत वेब डेवलपमेंट में कोई एक्सपर्ट तो नहीं होना, लेकिन जो चेंजेस हमें वेबसाइट पे करनी है हमें उतना काम तो करना आना चाहिए। ठीक है, जैसे मैं वेब डेवलपर नहीं हूं, मैं वेबसाइट बिल्कुल नहीं बनाता हूं, लेकिन मेरे पास जितनी भी वेबसाइट्स आती हैं मैं सबकी एसईओ करता हूं। इसका मतलब क्या होगा कि हमें इतनी वेबसाइट की नॉलेज की जरूरत है कि आप एक बनी हुई वेबसाइट में कहीं जाकर जहां आपको लगता है कि तब्दीलियां होनी चाहिए आप तब्दीलियां कर सकें। ये वाली तब्दीलियां स्ट्रक्चरल तब्दीलियां नहीं है, मतलब ये कोई स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं है। ऐसे नहीं है कि किसी को अपनी वेबसाइट का मॉडल डिजाइन पसंद नहीं आ रहा था तो वो आपके पास आया और उसने कहा भाई इसके डिजाइन को तो ऐसा होना चाहिए। ये वो चेंजेस हैं जो हम गूगल फ्रेंडली करने वाले हैं, यानी इस वेबसाइट पे वो मटेरियल जो गूगल फ्रेंडली नहीं है वो कैसे ऐड होना है। उसे ऐड करने के लिए हमें वेबसाइट के डिजाइन में जरा भर भी चेंज नहीं करनी, सारी की सारी चेंजेस HTML लेवल पर होंगी, यानी वेबसाइट वही रहेगी, तस्वीरें भी वही रहेंगी। चलो हम ये देखेंगे कि भाई ये एसईओ फ्रेंडली क्यों नहीं है, कौन सी चीजें हैं जो मिसिंग है या कौन सी चीजें रॉन्गली एड्रेस हुई हैं, उनको हम सही तरह से एड्रेस कर देंगे तो हम ये एसईओ करेंगे। यानी इसका अगर हम ये कहूं कि भाई एक वेबसाइट जो बना रहे होते हैं हम लोग, वो वेबसाइट बनाने में HTML का पार्ट होता है कुछ, कोई भी वेबसाइट HTML के बगैर नहीं बन सकती। ठीक है, उसके बाद उसमें CSS का पार्ट होता है। CSS स्टैंड्स फॉर कैस्केड स्टाइल शीट्स। वेब डेवलपमेंट जो सीखेगा वो इसको सीखेगा बहुत डिटेल के साथ। इसके बाद इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का पार्ट होता है, जो सबसे स्ट्रॉन्ग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है दैट इज PHP। ना PHP से हमारा कुछ लेना देना है, ना CSS से हमारा कुछ लेना देना है। हमने सिर्फ वेबसाइट में जाकर HTML को आइडेंटिफाई करना है और उस HTML के ऊपर सारी एसईओ है। मेरे पास 10 वेबसाइट्स आएंगी, मैं 10 के ऊपर यही वाला काम करने वाला हूं। ठीक हो गया। अब जैसे हम इस वेबसाइट को देख रहे हैं कि भाई हमने इसमें जो एसईओ करनी है, तो हम एक सिंपल वेबसाइट को देखते हैं तो उसमें क्या चीजें नजर आ रही होती हैं हमें। अगर हम पेज को देखें, तस्वीरें नजर आ रही हैं, टेक्स्ट नजर आ रहा है, हेडिंग्स नजर आ रही हैं, ऐसे ही है। उसके बाद जब हम किसी जगह पे माउस लेकर जाते हैं तो कुछ लिंक्स नजर आ रहे हैं, इन्हें हम बोल रहे हैं हाइपरलिंक्स। इसके अलावा किसी भी वेबसाइट में और कुछ नहीं होगा। हमें सिर्फ ये समझना है कि भाई ये टेक्स्ट ठीक है कि नहीं ठीक, इसे कैसे ठीक करेंगे, इस टेक्स्ट में क्या होना चाहिए, और तस्वीरें ठीक है कि नहीं ठीक, इसमें क्या होना चाहिए। आप जब इमेज ऑप्टिमाइजेशन वाला प्रीवियस लेक्चर पढ़ोगे आपको पता लगेगा। जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर देखा उन्होंने देखा था हमने कितनी डिटेल से ये सब चीजें देखी थी कि भाई नहीं कर सकते, क्यों करेंगे हम चेंज। एक बंदा चीज बेच रहा है, ये वाला माउस बेच रहा है, मैं नेट से कोई और तस्वीर लगा दूं, उसकी प्रोडक्ट तो गई ना। इसी को ठीक करना है मैंने, इसी इमेज को ठीक करना है। और जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें क्या पढ़ा था, कौन काबिल आदमी है जो बताएगा। इमेज ऑप्टिमाइजेशन की बात की थी ना हमने प्रीवियस क्लास में। क्या कहा था हमने, इमेज का नाम कीवर्ड पे रखो, यही कहा था ना। इमेज का साइज बहुत बड़ा है तो छोटा करो, और इमेज के नाम के अंदर स्पेसेस नहीं होनी चाहिए,
फिर मैंने क्या कहा था, टैग में जाएं, वहां पर उसका आल्ट मैसेज कीवर्ड की शक्ल में होना चाहिए, उसकी विड्थ या हाइट स्पेसिफाई होनी चाहिए। इट इज द एसईओ। अब आपको कहीं लगा कि मैंने कहीं जाकर तस्वीर चेंज की? हाँ, मैंने जब वेबसाइट को देखा, मैंने किसी इमेज को देखा तो मुझे ये पता लगा कि भाई ये वाला जो इमेज है ये तो 2 MB का इमेज है। गूगल मुझे कहता है कि 100 से 300 किलोबाइट्स का इमेज होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या होगा, मैं क्या करूंगा, उसके साइज को रिड्यूस करूंगा, इमेज चेंज नहीं करूंगा, उसी इमेज को रिड्यूस करके दोबारा अपलोड कर दूंगा। कई लोग ये समझते हैं कि भाई वो जो 1 MB वाला इमेज था या 2 MB वाला इमेज था वो तो बड़ी क्वालिटी की तस्वीर थी, तो जब हमने उसको 300 किलोबाइट्स में या 100 किलोबाइट्स में लेकर आए तो उसकी क्वालिटी डेड हो जाएगी। देखें, आपकी वेबसाइट ने खुलना कहां पर है, मोबाइल पे खुलना है। मोस्टली आपकी वेबसाइट ने मोबाइल पे खुलना है। दूसरा, आपकी वेबसाइट को गूगल ने रैंक करने से पहले टेस्ट कहां पे करना है, मोबाइल पे करना है। तो मोबाइल के ऊपर जब तस्वीर आती है, आपको पता है कितनी छोटी आती है, बड़ी तस्वीर तो है ही नहीं है। तो अगर उसके ग्राफिक्स सपोज कर लेते हैं कि खराब हो रहे हैं, इतने खराब नहीं होंगे, तब खराब होंगे जब उसको 200%, 300%, जैसे अभी किसी ने मुझे इमेज दिखाया था, है ना, वो 300% इमेज किया था तो उसके पिक्सल खराब हो रहे थे ना। तो किसी ने आपकी इमेज को ऐसे तो नहीं देखना। आपने आज तक किसी वेबसाइट की इमेज को बड़ा करके देखा हो? सिर्फ तस्वीर नजर आ रही है, आपने देखा और स्क्रॉल कर लिया। सिर्फ यह है कि आपको उस पैराग्राफ का मैसेज मिल जाए, आपको उस वेबसाइट का मैसेज मिल जाए, इसीलिए तस्वीरें लगा रहे हैं ना। तो हम इमेजेस को छोटा करते हैं, ये ऑप्टिमाइजेशन है। ये जिन्होंने पिछला लेक्चर नहीं लिया वो जब लेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोगों ने अभी तक जो करके आए हैं वो क्या किया, हमने कहा अपने वेबसाइट के टाइटल को चेक करो, यही कहा था ना, ये पहला लेसन था। टाइटल कहां पर आ रहा होता है, टाइटल बार में, वहां पर क्या होना चाहिए, कीवर्ड होना चाहिए। उसके बाद फिर हमने क्या कहा कि टाइटल बार में जो टाइटल आ रहा है उसके साथ एक तस्वीर आ रही है, उस तस्वीर को हम क्या बोलते हैं, मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये मैंने माउस रखा, ये जो आपको टेक्स्ट नजर आ रहा है ये टाइटल है, इसके साथ जो तस्वीर नजर आ रही है ये फेविकॉन है। ये पहले लेसन में हमने सीखा था कि टाइटल बार कैसे चेंज करेंगे, टेक्स्ट कैसे चेंज करेंगे और तस्वीर को कैसे चेंज करेंगे। उसके बाद अगली चीज जो हमने डिस्कस की वो क्या थी जी, अगली चीज हमने क्या डिस्कस की जी, हेडिंग। फिर हमने बात की हेडिंग की। हेडिंग क्या है, जब हमारी वेबसाइट स्टार्ट हो रही है रीडेबल फॉर्म में, जो हमारा बॉडी है वेबसाइट की, वहां पर जो हमें नजर आ रहा है वो हमारी हेडिंग नजर आ रही है। और हमने कहा था कि हेडिंग का रोल बहुत की रोल होता है एक वेबसाइट में। जैसे आप किसी बुक की रीडिंग करते हैं तो उस बुक रीडिंग में बहुत ज्यादा रोल होता है उसकी कंटेंट स्ट्रक्चर का। अगर कंटेंट स्ट्रक्चर रीडेबल फॉर्म में नहीं लिखा, मिसाल के तौर पर किताब स्टार्ट हुई है और एक पैराग्राफ की शक्ल में पहले ही लाइन शुरू हुई और जहां पर किताब खत्म हो रही है पैराग्राफ की शक्ल में खत्म हो रही है, बीच में ना कोई हेडलाइन है, ना नंबर ऑफ पैराग्राफ्स बने हुए हैं, ना तस्वीरें लगी हुई हैं, तो वो बुक किसी को फायदा पहुंचा सकती है? कभी भी नहीं पहुंचा सकती। लेकिन अगर हम अदर हैंड देखें कि एक चैप्टर स्टार्ट हुआ, उसके ऊपर सबसे ऊपर एक हेडिंग आती है और इवन बुक्स में हेडिंग लिखी होती है और उसके साथ नंबर भी लगा होता है ना, लिखा होता है 1 और हेडिंग, फिर छोटा सा कंटेंट, फिर उसके नीचे दूसरी हेडिंग जब शुरू होने लगती है तो यहां तो 2 लिखा होगा, यहां लिखा होगा 1.1, फिर उसको एक्सप्लेन करते हैं, फिर नीचे जाते हैं, फिर यहां 3 लिखा होगा, यहां लिखा होगा 1.3। अब ये जो 1, 1.2 और 1.3 हम इसे समझ रहे हैं ना, ये क्या है, क्या समझ आती है हमें इनसे? इनसे हमें ये समझ में आती है कि भाई ये पहले वाला पार्ट है, ये अब उसी का सब पार्ट है। 1.2 का क्या मतलब हुआ, ये उसी का सब पार्ट है। 1.3 का मतलब क्या हुआ, ये उसी का सब पार्ट है। यही काम किसका है हमारे पास, हेडिंग स्टाइल्स का है। जिन्होंने हेडिंग वाला लेक्चर नहीं पढ़ा, जब वो पढ़ेंगे तो उन्हें ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आगे क्या आ गया हमारे पास, पैराग्राफ्स। फिर मैंने कहा आपका जो पैराग्राफ है, पैराग्राफ इज नॉट एसईओ फैक्टर, मगर पैराग्राफ के अंदर आपने अपने कीवर्ड को एम्फेसिस करना है, किस तरह, बोल्ड और स्ट्रॉन्ग के टैग के साथ। जैसे आप देख रहे हैं कि 2 लाइनों का पैराग्राफ लिखा और उसके अंदर ये एम्फेसिस किया। कंटेंट राइटिंग रूल्स क्या है हमारे पास, सादे से रूल है कंटेंट लिखने के, जनरल रूल्स हैं, वो जो आप समझते हैं वही रूल्स हैं, जो आपको अच्छे लगते हैं कुछ पढ़ते हुए वही वाले रूल्स हैं। आपको कुछ पढ़ते हुए क्या अच्छा लगता है कि भाई हेडिंग की शक्ल में कुछ लिखा हो, नंबर 1, छोटे छोटे पैराग्राफ्स हो, छोटे छोटे सेंटेंसेस हो, आसान इंग्लिश हो, यही है ना, यही हम चाहते हैं। और तस्वीरों की शक्ल में कोई बंदा उसको दिखा रहा हो, अगर कुछ इस तरह लिखा होगा तो ये हमारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा और हमें आसानी से समझ आ जाएगा। लेकिन अगर हम इसके अगेंस्ट चले जाएं, ना तो हेडिंग स्टाइल्स हैं, एक किताब है जो 20 सफ़ों के नोट्स हैं, उसके अंदर 2 पैराग्राफ्स बने हुए हैं, कुछ समझ में आएगा आपको क्या लिखा है? किसी को मैसेज कंसीव नहीं होगा कि भाई ये नोट्स का मैसेज क्या है। लेकिन उसी 20 सफ़ों वाले मैसेज को अगर मैं 40
60 या 80 पैराग्राफ्स में ले जाऊंगा तो आपको मैसेज एकदम समझ में आएगा। अगर उसके ऊपर हेडिंग्स लगी होंगी आपको समझ में आएगा। अगर हर पैराग्राफ को एक तस्वीर रिप्रेजेंट कर रही होगी आपको आसानी से समझ में आएगा। यही रूल है ब्लॉगिंग करने का, कंटेंट लिखने का, आर्टिकल्स लिखने का, सब काम करने का यही रूल है कि आप अपने कंटेंट को इंटरेस्टिंग बनाएं। ठीक है। और कीवर्ड के मतलब क्या बताया था भाई, मैं बार बार कीवर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं। अगर आप इस वेबसाइट को देखते हैं और आप यहां पे माउस रखते हैं, लिखा हुआ क्या आ रहा है? प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट आ रहा है ना। ओके, यहां पर क्या लिखा हुआ आ रहा है? प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट। यहां पर क्या लिखा हुआ आ रहा है? प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट। देखते हैं इसका है कि नहीं है। यहां पर हमने क्या रखा हुआ है? कमर्शियल। अब हम क्या करेंगे, प्रीवियस क्लास में हमने इमेज ऑप्टिमाइजेशन पढ़ी थी, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका नाम क्या होना चाहिए था? क्योंकि हमारा मेन कीवर्ड क्या है? प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट। तो भाई जितना, ये सारी जगह मैंने अपनी जाती मर्जी से ऐड नहीं की है, ये गूगल कह रहा है। गूगल कह रहा है टाइटल बार में कीवर्ड लाओ, गूगल कह रहा है हेडिंग स्टाइल में कीवर्ड लाओ, गूगल कह रहा है पैराग्राफ के पहले सेंटेंस में कीवर्ड लेकर आओ, गूगल कह रहा है इमेज ऑप्टिमाइजेशन के आर्ट में कीवर्ड लेकर आओ, इमेज के नाम में कीवर्ड लेकर आओ। जब इतने सारे मैं गूगल के स्टैंडर्ड्स पूरे करूंगा तो इसका मतलब है मेरी वेबसाइट के टॉप पे आने की रीजंस बनेगी। ठीक है। ये थीम है हमारे उन लेसन्स का जो हमने अभी तक लिए हैं। बैठ जाए जी जी, बैठ जाए बस ना, काफी है, बैठ जाए। अच्छा जी, अब हम जरा आगे चलें। कुछ टैग्स अब हमें पता लग गया। ये टैग्स कौन से थे? टाइटल का टैग था, लिंक का टैग था, H1 to H6 हेडिंग स्टाइल्स टैग थे, बोल्ड करने के लिए बोल्ड का टैग था और स्ट्रॉन्ग का टैग था। और इमेज के लिए कौन सा टैग था ये आप बता दें। टैग का नाम क्या था? नहीं नहीं, इमेज लगाने के लिए IMG टैग था। PNG फॉर्मेट है, IMG टैग है। ठीक है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। और हम कौन से टैग पढ़े हैं? देखें, आवर फोकस इज नॉट HTML, आवर फोकस इज नॉट वेब डेवलपमेंट। हमारा मकसद है कि हमें एडिट करने में हम स्ट्रांग हो जाए। सो हमें सिर्फ वो टैग समझने हैं जो SEO के लिए फ्रेंडली हैं। SEO वाले टैग्स हम समझ रहे हैं। अब अगला जो SEO का टैग हमें एक समझना है, अगर इसका SEO से कुछ लेना देना ना होता तो शायद हम ना करते। जितने पहले देखे हैं उनका भी अगर SEO से कुछ लेना देना ना होता हम फिर भी ना करते। हम इसीलिए कह रहे हैं कि हमने जब भी SEO करनी है हमने इन टैग्स को आकर हर दफा देखना है। अगला टैग है जी हमारे पास एंकर का टैग। एंकर क्या होता है जी? हाइपरलिंक, मतलब एक वेबसाइट का हाइपरलिंक। सबको पता है ना हाइपरलिंक्स क्या होते हैं? वेबसाइट पे आते हैं, माउस उस पे रखते हैं, क्लिक करते हैं, एक दूसरे पेज को फॉलो कर लेते हैं, इज कॉल्ड हाइपरलिंक। देखते हैं यहां पे कहां है हाइपरलिंक। ये हाइपरलिंक किया ना, इस पे मैं क्लिक करूंगा तो क्या होगा? किसी और पेज पर चले जाएंगे। सो इट इज अ हाइपरलिंक। इसका भी रोल है SEO में, हाइपरलिंक्स का भी रोल है। क्या हमारी वेबसाइट की मेन्यू बार जो होती है वो हाइपरलिंक होती है कि नहीं होती है? जी आपने बताना है जी। होती है, होती है भाई। होम पे क्लिक करते हैं तो क्या होता है? होम का पेज खुल जाता है। अबाउट अस पे क्लिक करते हैं तो क्या होता है? इसका मतलब है ये आपकी मेन्यू बार में सारी हाइपरलिंक्स हैं। फिर आपके सोशल आइकॉन्स बने होते हैं, सोशल शेयर आइकॉन्स बने होते हैं ना, कितना कुछ बना होता है। तो आप फेसबुक पे क्लिक करते हैं तो कहां चले जाते हैं? फेसबुक के पेज पर। लिंक्डइन पे आइकॉन पे क्लिक करते हैं तो कहां चले जाते हैं? तो क्या ये भी एंकर्स हैं? ये भी एंकर्स हैं, ये भी हाइपरलिंक्स हैं। तो इसका मतलब है कि ये मैनेजमेंट हमें आनी चाहिए ना। गूगल क्या कहता है हमें? गूगल कहता है एक वेबसाइट में आमतौर पर 100 हाइपरलिंक्स होने चाहिए। भाई इसमें बहुत सारे हाइपरलिंक्स तो वैसे ही वेब डेवलपमेंट की वजह से बने हुए हैं। वो तो भाई एक मेन्यू बार है, वो तो हाइपरलिंक पहले ही बन गई ना। SEO तो नहीं हम कर रहे, वो तो पहले से ही हाइपरलिंक है। उसके बाद टॉप के ऊपर 6 सोशल मीडिया के आइकॉन्स आ रहे हैं, हाइपरलिंक्स हैं। फुटर के अंदर वेबसाइट का जो फुटर है वहां पर भी सोशल लिंक्स आ रहे हैं, हाइपरलिंक्स हैं। फुटर के अंदर फिर मेन्यू बार नजर आ रही है आपको, हाइपरलिंक्स है। तो कुछ हाइपरलिंक्स तो वैसे ही हैं, लेकिन गूगल ये कहता है कि भाई अगर आपकी वेबसाइट आइसोलेटेड हो, मिसाल के तौर पर हाइपरलिंक है ही नहीं, मेन्यू बार को छोड़ देते हैं, पेज पे आ जाते हैं सिर्फ, और पूरे पेज पर कोई एक हाइपरलिंक भी नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? आपकी वेबसाइट आइसोलेटेड है ना, सिंगल पेज है बस।
उसकी एंटिटी अपनी ही है, उसकी सिर्फ अपनी पहचान है और वो कहीं नहीं जा रहा और कहीं से कंटेंट उधर नहीं आ रहा और वो भी कहीं से नहीं जा रहा। तो गूगल कहता है इसका मतलब है कि आपकी वेबसाइट आइसोलेटेड है। तो आपकी वेबसाइट अगर आइसोलेटेड होगी तो गूगल उसको भी वेट नहीं करेगा। गूगल कहता है आपका भी कुछ सोशल सर्कल अच्छा होना चाहिए वेबसाइट का, कि भाई दूसरों की वेबसाइट से आपके ऊपर आ रहे हैं, आपके दूसरे पेजेस से आपके ऊपर आ रहे हैं और आपके पेज से हम किसी दूसरी जगह पर भी जा रहे हैं। इसी मकसद के लिए हम हाइपरलिंक्स बना रहे हैं, ठीक है ना, ये इसकी रिक्वायरमेंट है। अब हाइपरलिंक कैसे बनना है जरा इसको देख लेते हैं। टैग क्या है जी इसके लिए? जी कौन सा टैग है? ए स्टैंड्स फॉर एंकर, अभी मैंने बता दिया आपको, ठीक है ना, ए का टैग है। अच्छा, अब किसी भी टैग के अंदर जो ऑप्शंस होती हैं उन्हें हम कैसे एड्रेस करते हैं? क्या कहते हैं उन्हें? ऑप्शंस को नाम क्या होता है? टेक्निकल नाम बताया था ना, एट्रीब्यूट, ठीक है ना। तो इसके अंदर जो पहला एट्रीब्यूट है दैट इज href, गुड, ठीक है ना। href स्टैंड्स फॉर हाइपर रेफरेंस। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई एक लिंक बना रहे हैं तो बताना पड़ेगा ना किसके साथ लिंक बना रहे हैं। डबल कोटेशन में उस पेज का नाम लिख दें, उस वेबसाइट का नाम लिख दें, उस सोशल मीडिया का नाम लिख दें, भाई जहां जाना चाहते हो वो नाम लिख दें। ये मैं एक एग्जांपल कर रहा हूं, सबको पता लग गया मैं कहां लेके जा रहा हूं, ठीक है। अच्छा, हमने HTML नहीं लिखा है ना, ओके। ये सब कुछ हम किस हिस्से में पढ़ रहे थे भला, किसको पता है? बॉडी में ना, बॉडी के पार्ट में पढ़ रहे हैं, ठीक है जी। href ये हो गया, पहला एट्रीब्यूट हो गया जी ये वाला। दूसरा एट्रीब्यूट है इसका टारगेट। ये मैंने शिफ्ट के साथ डैश लगाया, इसे हम कह रहे हैं अंडरस्कोर, ठीक है ना, सबको पता है ना इस कैरेक्टर का, इसे अंडरस्कोर बोलते हैं। अच्छा, इसके बाद टारगेट का एक अगला एट्रीब्यूट आ गया। टारगेट के दो एक्सप्रेशन हैं जिन्हें हम यूज करेंगे, और भी बहुत सारे हैं, एसईओ के पॉइंट से हम दो को डिस्कस करें। नंबर 1 ब्लैंक। इसका क्या मतलब है कि कोई भी बंदा इस लिंक पे क्लिक करेगा तो क्या होगा? लिंक खुलेगा कहां? नए पेज पर। मतलब लिंक खुलेगा कहां पर? नए पेज पर। एक ऑप्शन तो ये है कि लिंक खुलेगा नए पेज के ऊपर, इसको मैं हटा दूं थोड़ी देर के लिए। दूसरा पेरेंट, इसका क्या मतलब होगा? लिंक खुलेगा उसी पेज पर। ऐसा होता है कि नहीं होता? समटाइम हम क्लिक करते हैं तो वो पेज रिप्लेस हो जाता है दूसरे पेज के साथ, समटाइम हम क्लिक करते हैं तो एक और विंडो खुल जाती है, यानी एक और टैब खुल जाता है। दो ऑप्शंस हो गए, एक उसी में और एक नए में, एक उसी में और एक नए टैब के अंदर। ये दो बिहेवियर्स हुए। लिंक ओपन कहां होगा? उसी विंडो में के नई विंडो में। अब हम जरा एसईओ के पॉइंट से देखते हैं कि इन दोनों में से एसईओ फ्रेंडली एट्रीब्यूट कौन सा है। मिसाल के तौर पर आपकी वेबसाइट आई, एक बंदा किसी ना किसी तरीके से आपकी वेबसाइट पे पहुंच गया, उसके बाद उसने वहां पर एक क्लिक कर दिया, मतलब जैसे ही आपकी वेबसाइट पर आया उसने क्या किया? लिंक पर क्लिक कर दिया। अब वीडियो बना रहे हो, वीडियो पिक्चर ले रहे हो, ठीक है, रिकॉर्डिंग होती तो है, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? फोकस करो, रिकॉर्डिंग जो होती है, मैं क्या इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है जब रिकॉर्डिंग है तो। अच्छा, यहां पर अब हम ये देख रहे हैं कि एसईओ फ्रेंडली कौन सा है, पेरेंट वाला कि ब्लैंक वाला। हम ये कहते हैं कोई बंदा हमारी वेबसाइट पे आता है, क्लिक करता है, पेज खुल जाता है, तो जैसे ही वो क्लिक करता है एक नया पेज खुल जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? पुराना पेज तो गया, वो थोड़ी देर के लिए खुला, वो थोड़ी देर के लिए खुला ना। लेकिन अगर हम ये कहें कि हम इसको कर दें ब्लैंक, अब एक नई चीज आपको इसके साथ अटैच करके बताता हूं। ब्लैंक का क्या मतलब हुआ? न्यू पेज। न्यू पेज, इसका मतलब क्या हुआ कि एक पेज खुला था, क्लिक हुआ तो पैरेलल एक पेज और खुल गया। अब उस क्रोम की प्रोफाइल में आपके कितने पेज खुले हुए हैं? अब दो पेज खुल गया आपके, ठीक है। अच्छा, अब गूगल कैसे चेक कर रहा है कि आपकी वेबसाइट पे इंगेजमेंट अच्छी हो रही है कि बुरी हो रही है? गूगल ये देखता है कि आपकी वेबसाइट का, दो चीजें गूगल चेक करता है, स्क्रीन पे देखना है आपने। नंबर 1 इंगेजमेंट टाइम, एंड नंबर 2, दोनों एक ही चीजें हैं,
दोनों अलग अलग नहीं है, लिखी मैंने अलग है। और दूसरी चीज देखता है बाउंस रेट। दो चीजें। इंगेजमेंट टाइम का क्या मतलब है कि भाई कोई बंदा आपकी वेबसाइट पर आता है तो कितनी देर वहां पे रुकता है, इंगेज कितनी देर रहता है। भाई आया गया आया गया, आया 3 सेकंड के बाद चला गया, आया 1 सेकंड के बाद चला गया, आया 4 सेकंड के बाद चला गया, आया 2 सेकंड के बाद चला गया। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी वेबसाइट का कंटेंट इंटरेस्टिंग नहीं है, वो उसको कन्विंस नहीं कर रहा रुकने के लिए कि भाई मुझे यहाँ पे रुक के कुछ करना चाहिए। इसको मैं दूसरे एंगल से देखूं तो मैं इसको दूसरा नाम दे देता हूं, एंड दैट इज बाउंस रेट। बाउंस रेट का क्या मतलब है कि भाई आपकी वेबसाइट का बाउंस रेट हाई है कि लो है। अगर मेरी वेबसाइट का बाउंस रेट हाई है तो इसको हम उर्दू में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? अगर हम इसे अपने अल्फाज में ट्रांसलेट करना चाहिए तो क्या कहेंगे? मैं कहता हूं भाई मेरी वेबसाइट का बाउंस रेट बहुत हाई है। जी और कोई बताए? इसका मतलब ये है जी, कोई और बताए? नो, मैं कह रहा हूं मेरी वेबसाइट का बाउंस रेट बहुत हाई है। नहीं, इंगेजमेंट टाइम का मतलब है कि हमारी वेबसाइट पे रुक रहा है। बाउंस का मतलब क्या होता है? भाई क्रिकेट की बॉल जो जमीन पे पड़ती है वो एकदम जगह चेंज करती है ना। एक स्पिनर बॉलर भी बॉल फेंकता है, उसकी बॉल स्पीड से जाती है कि फास्ट बॉलर की बॉल स्पीड से जाती है? फास्ट बॉलर तो स्पीड से चली गई ना। आपका विजिटर स्पीड से चला गया, आया और चला गया। मैं कहता हूं बाउंस रेट हाई है, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई आता है और जाता है, आता है और जाता है। मेरी 40 मिनट की क्लास है, स्टूडेंट ट्रायल क्लास लेने आते हैं, 5 सेकंड्स के बाद, 20 सेकंड्स के बाद, 1 मिनट के बाद बैठती हैं और उठ के चले जाते हैं। बाउंस रेट हाई है। स्टूडेंट्स ट्रायल क्लास लेने आते हैं, 40 मिनट का लेक्चर है, ठीक है, यहाँ तो 40 मिनट बैठे रहते हैं या 30 मिनट बैठते हैं। इसका मतलब है कि बाउंस रेट लो है। अब डिफाइन आप करेंगे कि हाई होना चाहिए कि लो होना चाहिए? लो होना चाहिए। ये एक ऐसा स्टैंडर्ड है जो कि एक ही स्टैंडर्ड है जिसे हम लो करने को कहते हैं। वैसे तो हम हर चीज को हाई करने को ही कह रहे थे कि भाई ये भी बढ़ाओ, ये भी बढ़ाओ, ये भी बढ़ाओ। बाउंस रेट को हम कहते हैं भाई कोशिश करो इसे कम करो। यानी अब इसका मतलब क्या हुआ कि बाउंस रेट को हमें कम करना है। अब अगर हम उसी पेज के ऊपर पेरेंट के साथ लिंक बना रहे हैं तो बाउंस रेट तो बहुत हाई हो गया ना हमारा होम पेज का, और होम पेज से ही चला गया, और मेन स्टैंडर्ड तो होम पेज ही है हमारा। इसका मतलब क्या होगा कि आप कभी भी पेरेंट का लिंक अपनी वेबसाइट पे ना लगाएं ताकि आपका होम पेज खुला रहे और वो दूसरे पेज पे काम करता रहे, लेकिन बाउंस रेट तो खुला ना। भाई वो गूगल बैठ के मॉनिटर तो नहीं कर रहा ना बंदा पेज कौन सा पढ़ रहा है, हाँ? और फाइल में दोनों पेज खुले, अनइंटेंशनली खुले, ठीक है, उसको नहीं पता कि मैंने वो क्यों खोला है। खोला उसने वो था, आगे से वो दूसरे पेज पे बेशक चला गया लेकिन वो भी खुला रहा, दूसरा पेज भी खुल गया। इसका मतलब है कि उसका बाउंस रेट उसको मिल जाएगा। दीज आर द रीजंस जिसकी वजह से हम इसको भी कंसिडर कर रहे हैं। मैं यही रीजंस हैं जिसकी वजह से हम कह रहे हैं भाई एंकर के टैग को भी देखो। अब आपको पता लग गया कि इसे हमने क्या करना है, ब्लैंक बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट का क्या मतलब होता है? स्टैंडर्ड। ये बाय डिफॉल्ट भाई हाइपरलिंक्स लगे हुए हैं 10, किसी ने टारगेट का एट्रीब्यूट सेट ही नहीं किया, मतलब टारगेट मेंशन ही नहीं किया, तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि टारगेट होगा नहीं, टारगेट तो होगा। सो बाय डिफॉल्ट टारगेट जो होता है वो पेरेंट होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमने टारगेट नहीं लगाया तो ऑटोमेटिकली क्या सेट हो जाएगा? पेरेंट। और जब भी आप किसी लिंक पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा? उसी जगह पर पेज खुल जाएगा और पहले वाला पेज रिप्लेस हो जाएगा। सो हमने इस चीज को देखना। चलिए अब आगे आ जाते हैं। टाइटल। टाइटल का क्या मतलब है भाई? प्रीवियस क्लास में हमने इमेज ऑप्टिमाइजेशन पढ़ी थी, आपको याद होगा। उसमें एक आर्ट का एट्रीब्यूट था, एक टाइटल का एट्रीब्यूट था। टाइटल के एट्रीब्यूट में क्या हो रहा था? एसईओ में मेरे पास जो लेट स्टूडेंट्स आते हैं मैं उन्हें क्लास में नहीं लेता हूं, पता है आपको। मतलब ये पढ़ने वाला कोर्स है, ये पढ़ना पड़ेगा। 3-4 लेक्चर्स आप सबको पढ़ना पड़ेगा। ये 3-4 लेक्चर्स पढ़ना पड़ता है, उसके बाद इंटेलेक्चुअल शुरू हो जाता है। इसलिए कि ये पहले हमें इसकी थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल साइंस को समझना है। नहीं समझ में आएगी, प्रैक्टिस से आएगी, वैसे तो बिल्कुल नहीं आएगी। अगर आप इसकी और प्रैक्टिस इसको सिंपल सी है भाई, 2 टैग्स मैंने बताए हैं, 3-4 फाइलें बनाओ, उसकी प्रैक्टिस हो गई। इसमें क्या है? इसमें तो कोई भी चीज नहीं है। लेकिन ये वाले जो HTML के टैग्स थे, टाइटल, लिंक, टाइटल और क्या था, हेडिंग स्टाइल, बोल्ड, स्ट्रॉन्ग,
इमेज, हाइपरलिंक्स। अगर आप इनकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। टाइटल वही वो जो इक्विपमेंट, किचन इक्विपमेंट, बोर्ड। टाइटल का मतलब ये था जो मैंने इमेज में बताया था। मैं चाह रहा था कि आप लोग मुझे बता दें। मैंने माउस क्रॉस पे रखा, मैंने माउस क्रॉस पे रखा है ना, क्या हुआ है मुझे नहीं देखे, उससे देखे पता लगेगा क्या हुआ। उस पर क्लोज लिखा हुआ आ रहा है ना, यही था ना टाइटल। जब हम इमेज पे माउस रखते थे तो मैसेज आता था। तो ये वाला मैसेज जो है इसको हम टाइटल बोल रहे हैं, और ये एक कॉमन एट्रीब्यूट है जो आईएनजी में भी यूज होता है और एंकर में भी। आमतौर पर एक टैग के एट्रीब्यूट्स कॉमन नहीं होते, लेकिन एंकर और आईएनजी के अंदर ये कॉमन टैग है। फर्क सिर्फ यह है कि वो तस्वीर के ऊपर टाइटल दिखाता है, मैसेज दिखाता है, और ये किस पे मैसेज दिखाएगा, एंकर के ऊपर। जो हाइपरलिंक बना होगा आप उस पर माउस रखेंगे तो मैसेज आ जाएगा। तो हमें एक और अपॉर्चुनिटी मिल गई किस चीज की, कीवर्ड को यूज करने की, कि भाई यहां पर भी कीवर्ड लगा लो। सो हम कह देते हैं भाई हमारा जो कीवर्ड था ना वो था, सपोज कर लेते हैं बेस्ट न्यूज चैनल। और मैंने ये कहा था भैया इधर नोटपैड में पढ़ा नहीं जा रहा, तो यहां पर मेरी एक बात खत्म हो गई है ना, https://geo.tv, एक बात खत्म हो गई है। मैं इसे एंटर कर देता हूं, क्या हुआ, 2 लाइनों में हो गया, जरा कंफर्टेबल हो गया ना, वही पैराग्राफ की तरह पढ़ना आसान हो गया। फिर मैंने ये तीसरा एट्रीब्यूट यूज कर रहा हूं, चलो अब इजी हो गया। अब मुझे एक एक चीज समझ में आ रही है कि भाई एंकर का टैग है, पहला एट्रीब्यूट, दूसरा एट्रीब्यूट, तीसरा एट्रीब्यूट, इजीली समझ में आ जाएगा। मैं फिर आपसे कहूंगा कि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, आपको क्लासरूम में जैसा मर्जी लग रहा हो कि बहुत जबरदस्त समझ में आ गया, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। ठीक है, आपने ये किसी को कॉन्सेप्ट बताना नहीं है, आपने ये कॉन्सेप्ट करना है, परफॉर्म करना है। तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करने की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज्यादा जरूरत है। अगर ये इतना सिंपल हो ना तो मैं एक ही लेक्चर में सब कुछ उड़ा दूं। हाँ, इतना सिंपल नहीं है, प्रैक्टिस की जरूरत है आपको, नहीं करेंगे तो नहीं हो सकता। सर हमने जो टाइटल की प्रैक्टिस की थी ये फेविकॉन पे की थी कि वो जो छोटी टैब की जो इमेज आती है उस पर क्लिक करते तो फेविकॉन लिखा था, अभी हमने इस तरह से लिखा था ना, लिंक REL = शॉर्टकट आइकन। रुक जाए जरा, यहाँ आ जाए, मैं यहाँ आ जाए। ये टाइटल है और ये लिंक है। ये जो तस्वीर नजर आ रही है ना, इसके लिए कौन सा टैग लगा हुआ है, इसके लिए लिंक का टैग लगा हुआ है। लिंक रिलेशन, लिंक REL = शॉर्टकट आइकॉन, फिर href आ गया। लेकिन हमने, अगर हम इजी रहना चाहते हैं, हमने कभी भी एक टैग को दूसरे से मिक्स नहीं करना। ये नहीं है कि हम आज एंकर पढ़ रहे हैं तो हम इन दोनों को आपस में कंपेयर करें। एंकर का काम बॉडी के अंदर हाइपरलिंक्स बनाना है, लिंक का काम टाइटल बार के अंदर इमेज को शॉर्टकट आइकॉन की शक्ल में लेकर आना है। बिल्कुल फर्क है ना। मतलब हमने href का एक एट्रीब्यूट लेकर कंफ्यूज नहीं होना कि भाई उसमें भी href था, उसमें href इसलिए था कि भाई इमेज तो बताओ कौन सा, इसलिए href था। तो यहां पर तो हम क्या बना रहे हैं, एंकर बना रहे हैं। ये इसका और उसको आपस में कंपेयर नहीं करना बिल्कुल, ठीक है। चलिए आगे आ जाते हैं। समझ में आ गया बाउंस रेट क्या है? अब आपको समझ में आ गया होगा। एक थोड़ी देर के लिए एक छोटा सा पॉइंट एसईओ के पॉइंट से समझते हैं। वेबसाइट की एसईओ बड़ी अच्छी हो गई है, ठीक है, वो जबरदस्त एसईओ है, पहले नंबर पर वेबसाइट आ रही है। ठीक, वेबसाइट अच्छी नहीं है, वेबसाइट की एसईओ बहुत अच्छी है। एक बंदे ने लिखा प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट, पहले नंबर पर हमारी वेबसाइट आ गई। तो जैसे ही हम उस वेबसाइट को खोला ना, तो उसके बाद वो हमारा मजाक उड़ाना शुरू हो गई। हाँ, कि भाई इधर क्या कर रहे हो, कोई मटेरियल ही नहीं इसको मिला, कोई कंटेंट नहीं इसको मिल रहा है, क्या भाई क्या खरीदना है। एक बंदा जब कीवर्ड लिखता है, एक बंदा पीक सोल्यूशन को आइडेंटिफाई करते हुए इंफॉर्मेशन ऑफिस में आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, आगे से क्या होना चाहिए, बहुत अच्छी ट्रीटमेंट और बहुत प्रोफेशनल ट्रीटमेंट। अगर नहीं होगी और एक कैजुअल सा बंदा, एक नया ट्रेनी होगा और वो इंफॉर्मेशन दे रहा होगा, क्लाइंट तो जाएगा हाथ से। इसी तरह अगर आपकी वेबसाइट अच्छी नहीं होगी, भाई घेर घार के कीवर्ड ले आया ना बंदे को आपकी वेबसाइट पे, लेकिन जब उसने वेबसाइट देखी है तो एक बहुत ही सिंपल सी वेबसाइट, वेलकम मैसेज लगा हुआ है ऊपर, ठीक है, और उसके ऊपर 2-3 लोगों की तस्वीरें नजर आने लगी हुई हैं। तो जो बंदा कीवर्ड के थ्रू यहां पर आया है, उसको वेलकम मैसेज की जरूरत है भाई, उसको तो उसका प्रॉब्लम रिजॉल्व करना है ना आपको। उसने कौन सा कीवर्ड लिखा था, वो डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आया, वो वेब डेवलपमेंट के साथ आया, इसका मतलब है उस पेज के ऊपर कुछ ना कुछ होना चाहिए ऐसा इंगेजमेंट मटेरियल। तो इसका मतलब ये समझना बहुत जरूरी है कि सिर्फ एसईओ करने से क्लाइंट नहीं मिलने, आपकी वेबसाइट पे इन 2 चीजों को आपको देखना पड़ेगा।
आपकी वेबसाइट का एंगेजमेंट टाइम कितना अच्छा है, और क्या आपकी वेबसाइट का बाउंस रेट स्लो है कि हाई है। भाई जितनी मर्जी एसईओ करवा लें और जितने मर्जी गूगल ऐड लगा लें, जब आपकी वेबसाइट पर कोई आ रहा है और उस वेबसाइट के ऊपर कन्वर्जन मटेरियल नहीं है, इसको अगर हम यूं कह लें, कन्वर्जन मटेरियल का क्या मतलब है कि उस कीवर्ड को कन्वर्ट होना है क्लाइंट में, वो ही नहीं है उसके ऊपर ऐसा कोई, तो कैसे होगा। जैसे मैं कहता हूं भी एक वेबसाइट है जो कारपेट वॉशिंग की सर्विसेज देती है, ठीक है, तो वो बंदा जब अपनी वेबसाइट पे लेकर आता है तो उसके ऊपर उसने 5-6 तस्वीरें लगाई हुई हैं इंटरनेट से लेकर, 4-5 पैराग्राफ लगाए हुए हैं, तो क्या उसे ग्राहक मिलेगा? कभी भी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर उसने अपनी सर्विसेज देते हुए कोई तस्वीर लगाई हो और साथ छोटे छोटे क्लिप्स लगाए हो 6-7 सेकंड्स के, कि जनाब बिफोर आफ्टर की तस्वीर लगाई हो कि भाई कारपेट साफ करने से पहले ऐसा था, साफ करने के बाद ऐसा हो गया, अब वो क्लाइंट को कन्विंस करेगा। दिस इज कॉल्ड कन्वर्जन मटेरियल। लेकिन ये मैंने एग्जांपल आपको कारपेट की दी है, ये डिपेंड करेगा हर बिजनेस की अपनी कन्वर्जन मटेरियल पे। हमें रिसर्च करनी पड़ेगी कि हमारा कन्वर्जन मटेरियल है। भाई हम किसी शोरूम में जाते हैं गाड़ी देखने के लिए, ठीक है ना, तो वो गाड़ी देखने जब जाते हैं हमें कैटलॉग तो नहीं दिखाता ना, गाड़ी ही दिखाता है ना हमें। तो इसका मतलब जब कोई बंदा हमारी वेबसाइट पर आया तो हमें उसे अपनी वेबसाइट के थ्रू अपनी प्रोडक्ट शोकेस करनी है। अगर हम अच्छे तरीके से अपनी प्रोडक्ट शोकेस नहीं कर सकते और ये नहीं बता सकते कि ये प्रोडक्ट सबसे बेस्ट है, तो वो कभी भी क्लाइंट में कन्वर्ट नहीं होगा। सो इट इज आवर मेन कंसर्न। लेकिन अगर मेरे पास एक वेबसाइट आ गई है, किसी ने कहा एसईओ कर दो, मैंने उस वेबसाइट को देखा, मैंने कहा भाई इसमें तो कन्वर्जन मटेरियल नहीं है आपकी वेबसाइट पे, मैं एसईओ तो कर दूंगा, आपको क्लिक्स मिलेंगे, क्लिक से लोग आपकी वेबसाइट पर आएंगे, मगर आप चीखे मारेंगे कि आपकी कन्वर्जन नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि इस पे मटेरियल नहीं है। इस पे आपको अपना मटेरियल लाना है। जैसे दुकान पे लाकर आप लोगों को कन्विंस करते हैं, उसी तरह आपको वेबसाइट पे भी लोगों को कन्विंस करने के लिए मटेरियल दिखाना है। सो इन दो चीजों को आपने गूगल ऐड के लिए भी याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा साल का लाख रुपया लगाता है गूगल ऐड पे, 2 लाख रुपया लगाता है, 3 लाख रुपया लगाता है, मगर उसकी वेबसाइट का बाउंस रेट बहुत हाई है। सिंपल सी बात कर दिया मैंने। हाँ, तो क्या उसको 1-2 लाख का कोई फायदा होगा? उसको पहले कोई 40-50 हजार रुपए अपनी वेबसाइट पे लगाकर उसको सीधा कराना चाहिए। कन्वर्जन मटेरियल तो लाओ भाई, फिर ही किसी क्लिक का फायदा होगा ना। चलिए जी, अब इस तरह फाइल को सेव कर लेते हैं। सेव एज, ये मैंने सिंपल नोटपैड में ही बना दिया। हाँ, सबको पता है ना, नोटपैड में भी बन जाती है और नोटपैड प्लस प्लस में भी बन जाती है। चलिए एक काम करते हैं, इसको कॉपी करें और नोटपैड प्लस प्लस खोल दें। अच्छा, जो न्यू स्टूडेंट्स आ जाए हैं उन्होंने सबसे पहला काम यही करना है कि गूगल पर जाकर नोटपैड प्लस प्लस डाउनलोड नोटपैड प्लस प्लस, ठीक है। ये एक एप्लीकेशन छोटा सा आएगा, ये फ्री एप्लीकेशन है, इस पर क्लिक करेंगे ये इंस्टॉल हो जाएगा। मतलब इसकी कोई साइंस नहीं है, कोई सीरियल नंबर नहीं, कोई क्रैक नहीं, कोई लाइसेंस नहीं, ठीक है। फ्रीवेयर है, फ्री एप्लीकेशन है, सिंपल आपने रखना है डाउनलोड नोटपैड प्लस प्लस, तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। जब इंस्टॉल होगा तो इस तरह ये आपको भी मिल जाएगा नोटपैड लिखने से, जैसे मुझे मिल गया। तो इसको हम ओपन कर लेते हैं। ये ज्यादा कंफर्टेबल है सिंपल नोटपैड से। ये तो मेरे पास एक खुली हुई फाइल आ गई है, मैं इसको बंद कर देता हूं ताकि मैंने जो प्रैक्टिस किया वो यहाँ पे एक न्यू पे कर लें। नहीं जी, यहाँ से न्यू फाइल खोलें जैसे आम खोलते हैं हम लोग, खुल गई, पेस्ट करें, आ गया। अब इस फाइल को जरा सेव करते हैं। अभी इसके कलर्स देखें आप कैसे आ रहे हैं, ठीक है। अब मैं इसको सेव करने लगा, जरा देखिएगा कि नोटपैड प्लस प्लस में आपने कैसे सेव करना है। सेव एज, ठीक है। यही मैंने आप लोगों को फोल्डर बनाया हुआ है, यहाँ पर रख लेते हैं भाई एंकर। फाइल का नाम भी मैंने रख लिया। फाइल के नाम ऐसे रखने हैं, ऐसे नहीं रखने जैसे मैंने लिखा है। स्पेस दिए, मैंने कहा स्पेस दिया ना मैंने बीच में, नो स्पेस एंड नो कैपिटल लेटर्स, ठीक है। डैश, हाइफन, बेशक बड़ा नाम रख लें, 6 वर्ड्स वाला नाम रख लें, 4 वर्ड्स वाला नाम रख लें, 3 वर्ड्स वाला नाम रख लें, लेकिन बीच में स्पेस नहीं बल्कि हाइफन होना चाहिए। और कोशिश करें कि अपनी फाइलों के नाम पर्पसफुली रखें। पर्पसफुली का मतलब क्या होगा कि हमारी लैंग्वेज में उसे बोलेंगे कीवर्ड्स। कीवर्ड्स पे फाइलों के नाम रखें तो वो ऑटोमेटिक वैसे ही रैंक होना शुरू हो जाएंगी। भाई गूगल पे जाकर फाइलें स्टोर हो रही है ना, तो गूगल के पास कोई डेटाबेस तो होगा, तो वो डेटाबेस नामों के साथ अगर स्टोर हुआ होगा तो क्विक एक्सेस में आएगा ना। अगर अननोन नामों के साथ होगा तो क्विक एक्सेस में तो नहीं आएगा। तो हमें नामों को भी देखना होगा जी। एंकर फाइल, मैंने ये फाइल का नाम रख लिया, आगे रख दिया जी 1। नीचे से क्या करेंगे, टाइप्स में आएंगे। यहां पर बहुत सारी टाइप्स आ रही हैं, हमें किस में जाना है, हाइपरटेक्स्ट पे। आगे, और यहां से इसको सेव कर लें जी। नाम हमने रखा है एंकर फाइल,
ये जहां पे मैंने अब देखें इसके कलर भी चेंज हो गए एकदम हुए, क्योंकि जब हम इसको HTML बनाएं आपको क्या करना चाहिए, फाइल बनाने से पहले इसको सेव कर लें ताकि ये आपको सपोर्ट करे। बेसिकली ये सपोर्ट क्या कर रहा है आपको देखिएगा जरा, कौन सा टैग यूज किया था मैंने, ए, देखें आना शुरू हो गई चीजें, हेल्प दे रहा है हमें, सारे एट्रीब्यूट्स अपने दिखा रहे हैं ना जो मैं टाइप करना शुरू करता हूं। इसने पहले नहीं थे दिखाने, हमें नोटपैड में भी नहीं दिखाता रहा सिंपल में। तो आप क्या कर रहे हो, जब भी नोटपैड प्लस में आए पहला काम क्या करें, फाइल शुरू करने से पहले क्या करें, सेव एज, फाइल का नाम रखें, उसकी टाइप रखें, सेव करें, तो ये आपको हिंट देना शुरू हो जाएगा सेव करने से पहले ही। ठीक है, हर बार लिंक्स बॉडी में आएंगे। गुड क्वेश्चन। ये कौन सा पार्ट है, बॉडी का। इस दफा मैंने हेड भी नहीं डिफाइन किया, नहीं किया ना, सीधा ही मैंने टाइप कर दिया। तो जब हम सीधा टाइप करेंगे ना तो आप लोगों को समझ आना चाहिए कि हम किस में काम कर रहे हैं, बॉडी में। क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं इसलिए हमने नहीं लिखा। जब हम वेबसाइट बनाएंगे हम लाजमी तौर पर डिफाइन करेंगे कि ये हेड पार्ट है और ये बॉडी का पार्ट है। ठीक है, अच्छा अब ये हमने यहां तक कंप्लीट कर लिया, टाइटल भी हो गया, इसको मैंने बंद किया, हाइपरलिंक तो बन गया। आप किसी वेबसाइट को देखते हैं उसकी मेन्यू बार हाइपरलिंक होती है ना, लेकिन मेन्यू बार पर लिखा क्या होता है, होम, अबाउट अस, कोर्सेज, सर्विसेज, कुछ ना कुछ तो लिखा होता है ना। दैट इज कॉल्ड क्लिकेबल टेक्स्ट। भाई ये हाइपरलिंक तो है, इसका क्लिकेबल टेक्स्ट कौन सा होगा, जिसे क्लिक करेंगे तो ये हाइपरलिंक एक्टिवेट होगा, जिसे क्लिक करेंगे तो खुलेगा। फॉर एग्जांपल मैं हाइपरलिंक बनाता हूं विदाउट क्लिकेबल टेक्स्ट, तो आपको कुछ नजर आएगा भाई कहां क्लिक करें, इसका मतलब है क्लिकेबल टेक्स्ट लिखे बगैर हाइपरलिंक नहीं बनेगा। चलें जिसका क्लिकेबल हम बना लेते हैं। क्या बना लिया मैंने, न्यूज चैनल। क्लियर हो गया, न्यूज चैनल लिखा हुआ आ गया, इसको यूज कर लें। बन गई फाइल। इसमें मैंने थोड़ी सी चेंज की है तो सेव का बटन फिर एक्टिवेट हो गया, क्योंकि अभी ये चेंज भी तो सेव करनी है ना, तो इस पर भी क्लिक कर दें, सेव हो गई। अब जरा इस फाइल को रन करके देख लेते हैं कि इसमें कोई एरर तो नहीं है। हाँ बिल्कुल, किसी में भी लगा सकते हैं, अगर आपको आसानी से समझ में आ जाए और ज़्यादा चीज़ें नजर ना आए, हाँ कंफ्यूज ना हो आप, आसान करने के लिए। ठीक है, एक वेबसाइट में तो ये सारे टैग्स इकट्ठे ही लगे होंगे ना, मैं क्या एक वेबसाइट पे ये सारे टैग्स इकट्ठे लगे होंगे, ये ज़हन में रखना आपने। जी आगे क्या फाइल बनाई है जी हमने अभी, ये वाली आ गया। वो तो मैंने वैसे ही टेक्स्ट टाइप किया हुआ था इस वजह से आ रहा है, मैं उसको रिमूव कर दूंगा। ये मैंने वैसे ही लिखा था ना कि एंकर क्या होता है और टाइप क्या होता है, इसको मैं टाइप खत्म कर दूंगा, खत्म हो जाएगा। हाइपरलिंक कौन से वाला है, ये वाला। चलिए यूं करे, इसको खत्म ही करते हैं भाई, कंफ्यूज कर रहे हैं ना। ठीक है, बिहेवियर क्या रखा था हमने, माउस रखें इसके ऊपर, टाइटल आ गया, टाइटल आ गया ना जो हमने रखा था। इसे क्लिक करें तो बिहेवियर क्या था, न्यू जी, ये प्रीवियस और वो न्यू आ रहा था। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं इसका क्लिकेबल रिमूव कर देता हूं, अगर मैं इसका क्लिकेबल रिमूव कर देता हूं तो क्या होगा, क्लिप सब कुछ है, हाइपरलिंक भी है, सब कुछ है, मगर यूजर को कुछ नजर नहीं आएगा कि भाई मुझे कहां क्लिक करना है। तो इसका मतलब है क्लिकेबल टेक्स्ट की कितनी इंपॉर्टेंस है। अच्छा, अब आमतौर पर वेबसाइट्स पे क्या लिखा होता है, क्लिक हेयर क्लिक हेयर क्लिक हेयर, ऐसे ही है ना। एसईओ के पॉइंट से हमने ये भी चेक करना है, इसको भी गूगल ने पकड़ना है। कहता है भाई कोई ऐसा टेक्स्ट लिखो जो यूजर्स को इंटरेक्ट करे। क्लिक हेयर का क्या मतलब हुआ, मतलब एक जगह पर क्लिक हेयर लिख दिया, इट्स ओके। एक वेबसाइट है उसमें कोई 40 पड़े हुए हैं फॉर एग्जांपल हाइपरलिंक्स, और उसमें मोस्टली पे आपने क्या लिखा हुआ है, क्लिक हेयर। तो कहता है भाई ये आप यूजर्स को क्या मैसेज दे रहे हो,
क्या क्लिक किया, उन्हें क्या समझ में आएगा कि वो कहाँ क्लिक करने वाले हैं? वो तो क्लिक करेंगे तो उन्हें समझ में आएगा ना कि कहाँ पहुंचे हम लोग। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर भी यूजर फ्रेंडली मैसेजेस और कीवर्ड फ्रेंडली मैसेजेस होने चाहिए। ठीक है, तो ये हमने एक और चीज कर ली। अच्छा, अब एक और चीज देखते हैं इसमें है जरा, इसमें मैं आपको एक और नई चीज दिखाने लगा हूँ। किसी भी वेबसाइट का कोड कैसे देखते हैं, चेंज करने की बात नहीं कर रहा हूँ, ये लाइव वेबसाइट है, लाइव वेबसाइट है ना, मुझे इसका कोड देखना है, क्या करूं? प्रीवियस स्टूडेंट कंट्रोल यू करेंगे। ये ज़हन में रखिएगा, कोड देखते हैं, चेंज नहीं कर रहे हम, यहां पर चेंजेस नहीं हो रही हैं, ये सब देखने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा, यहां पर देखते हैं कुछ चीजें हमें ऐसी नजर आएंगी। सर अगर हमने इस वेबसाइट की एसईओ करनी हो तो चेंजिंग तो नहीं करेंगे? इस वेबसाइट की एसईओ करनी हो जिसको मैंने अभी खोला है, जी, हो गई, यही भी हो जाएगी। अभी मैं यही तो कह रहा हूँ, देखने के लिए भाई, इतनी देर से मैं कह रहा हूँ ये देखने के लिए, देखने के लिए, देखने के लिए कुछ नहीं कर सकते यहाँ। कि किसी की वेबसाइट है, इस तरह हो सकता हो तो दुनिया भर की वेबसाइट दुनिया वाले लोग चेंज ना कर दें, सब लोग। मेरी वेबसाइट आप चेंज कर दें, आपकी मैं चेंज कर दूंगा, ये तो काम ही खत्म हो गया ना। ये अगर बंदा एसईओ करवाना चाहता है, मुझसे रब्ता करेगा, मुझे कहेगा भाई साहब मैं आपसे एसईओ करवाना चाह रहा हूँ, मैं ऐसे कहूँगा मुझे अपनी वेबसाइट का एक्सेस दो, वो मुझे अपनी वेबसाइट का एक्सेस देगा, यूजर नेम पासवर्ड लगाकर मैं इसकी वेबसाइट खोलूंगा, चेंज करूंगा, लाइव करूंगा। ठीक है, इट इज द वे कि हम लोग एसईओ कैसे अप्लाई करते हैं। यही मैंने इसलिए तो पहले बताया कि सिर्फ देखने के लिए है कोड, ये मैं सिर्फ इसका कोड देख रहा हूं बस। अच्छा, यहां पर हम एक चीज देख रहे हैं कि कुछ चीजें हमें ग्रीन कलर में नजर आ रही हैं, आ रही है, जो बड़ी करनी है, वो क्या चीज है जरा देखते हैं। ग्रीन कलर में एक मैसेज नजर आ रहा है, जैसे हमारे पास एक फाइल होती है, एक मैसेज फाइल के अंदर लिखा होता है और एक फाइल के ऊपर चिट लगा देते हैं, ऐसे ही है ना। हम ये कह रहे हैं कि हमें अगर इस पूरी फाइल में कुछ अल्फाज को कमेंट करना है और हमने कहना है कि ये भाई HTML का पार्ट नहीं है, ये हमने अपनी मेमोरी के लिए लिखा हुआ है, इसे एग्जीक्यूट नहीं करवाना चाहते, इट्स लाइक अ नोट, इट्स लाइक अ कमेंट, इट्स लाइक अ रिमार्क। तो वो लिखने का क्या तरीका होता है? वो लिखने का ये तरीका होता है। जी, इसको मैं कॉपी किया, यहां लाया, यहां लाके लिख देता हूं, इसको जरा मिटा देते हैं, फेविकॉल को मैं मिटा दूं यहां से, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या करने लगा हूं। इसको यहां से कट करें, क्या हुआ पता लगा क्या हुआ? सारे ग्रीन हो गया, मतलब मैंने कमेंट कर दिया इसको, यानी मैं चाह रहा हूं ये वाला हिस्सा एग्जीक्यूट ही ना हो, सब कुछ वैसे ही है, सिर्फ और सिर्फ ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन और डैश डैश लगाने से क्या हुआ, ये हिस्सा कमेंट हो गया। अच्छा, अब एक काम करते हैं, इधर आते हैं, अब क्या हुआ, अब क्या हुआ? पहले तो पूरी वेबसाइट ही हो गई थी ना, मैंने क्लोज नहीं था ना किया, वेयर टैग है ना, मैंने कहा था ना दो तरह के टैग्स होते हैं, सिंगुलर टैग्स और पेयर टैग्स। सिंगुलर टैग्स कौन से होते हैं? जो ऑटो क्लोज हो जाते हैं, जैसे IMG था, IMG के साथ ही मैंने स्लैश लगा दिया तो ऑटो क्लोज। कुछ पेयर टैग्स होते हैं जिन्हें स्टार्ट भी करना होता है और क्लोज भी करना होता है, नहीं करेंगे तो वो जितना भी डॉक्यूमेंट आ गया सारे का सारा अप्लाई हो जाएगा, वो पूरे पर अप्लाई हो जाता है। ठीक है, सो ये क्या है हमारा, ये है कमेंट का टैग। इसका एसक्यू से तो कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन मैं जब किसी का कोड पढ़ रहा हूं तो मुझे समझ में आ जाए कि भाई ये क्या है, ये इसने, इसका मतलब क्या होगा कि उसने ये वाला पार्ट कमेंट किया हुआ है, इसका मतलब क्या होगा कि ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो रहा है, ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो रहा है, नहीं हो रहा, यानी मैंने इसे रोक दिया है। यानी अगर आप किसी हिस्से को रोकना चाहें कि ये वाला कोड लिखा रहे मगर चले ना, तो हम उसे क्या कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं। कैसे करते हैं? ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा देते हैं, लेस देन, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, डैश डैश, जहां पे जाकर हमने कमेंट खत्म करना है वहां पे जाकर फिर डैश डैश और टैग को क्लोज कर दिया। सो इट इज द वे टू कमेंट। तो अगर मैं किसी की वेबसाइट पढ़ा हूं, मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी ना कि भाई क्या हुआ, इसने 4 लाइनें 5 लाइनें 20 लाइनें क्या किया हुआ है इसके साथ, ये ग्रीन कलर में क्यों आ रहा है, कोई फॉर्मेटिंग की हुई है, ये क्या है, ये उसने कमेंट किया हुआ है। ये मैं एक और वेबसाइट खोल रहा हूं, इसकी भी कोडिंग देखते हैं।
तो बंद कर दें। बल्कि इसमें एक चीज़ नज़र आ रही थी, वो देखे ज़रा वो क्या है, जितनी देर में खुलती नहीं है। ये क्या आ रहा है? ये गूगल ऐड आ रहा है, ये एडवर्टाइज किया हुआ है गूगल के ऊपर, ये भी हमारे कोर्स में शामिल है। गूगल एड्स, पीपीसी एड्स। ये किसने पढ़ा हुआ गूगल ऐड का मॉड्यूल? पढ़ा हुआ है ना? ये कौन सा ऐड है? तो बता दिया यार। आगे कौन सा है? वीडियो? नहीं, वीडियो तो नहीं है ये डिस्प्ले ऐड है। ये कौन सा ऐड है? तस्वीर की शक्ल में जो ऐड आते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? डिस्प्ले ऐड। अगर यहाँ पर वीडियो प्ले हो जाती तो ये वीडियो ऐड होता। ठीक है, ये कौन से वाला ऐड है? ये डिस्प्ले ऐड लगाया हुआ है इधर। वापस आ जाए। जो चीजें सीखते हैं ना उन्हें टेस्ट करते रहा करें कि हमने क्या सीखा है। चलें जी, वेबसाइट खुल रही है, इसको कंट्रोल यू करके इसका सोर्स में आ जाए। ये देखें कितना सारा ग्रीन आ रहा है, ना? इसका क्या मतलब हुआ कि ये वाला सारा पार्ट क्या किया हुआ है? कमेंट किया हुआ है, यानी ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, इसे रोका हुआ है। अगर कैसे रोका हुआ है देख लें, वैसे ही रोका हुआ है ना। ये यहां पर आकर क्लोज कर दिया, तो इतना ही सा ब्लॉक बना है ना। अगर इस वेबसाइट में से हम ये हटा देंगे तो फिर ये भी एग्जीक्यूटेबल बन जाएगा दोबारा से। तो जिस हिस्से को उसने एग्जीक्यूट नहीं करना होता उस हिस्से को इस तरीके से हम लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलो आज इतना ही रखते हैं। और इतने की जरा कोई अच्छी सी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि मैं जब कोई क्वेश्चन करूं तो आंसर आप लोगों की तरफ से आना चाहिए ना, कि क्या बात है, तभी समझ में आएगा। तो ये पहली स्टेज है। मैं कह, ये लर्निंग की पहली स्टेज है कि आप जवाब दे दें। मतलब ये कोई एक्सपर्ट लेवल नहीं है। एक्सपर्ट लेवल तो इससे आगे होगा ना, कि किसी और तरीके से पूछूं। सीधा सीधा पहले आपको समझ आ जाना चाहिए, क्योंकि अगर आपको HTML के टैग सीधे सीधे समझ में नहीं आएंगे, आप SEO नहीं कर पाएंगे। और वेबसाइट CMS की हो या वेबसाइट कोडिंग की हो, हर किसी के पीछे HTML है। बैक एंड पर HTML चल रही है। तो अगर आप HTML में कॉन्फिडेंट हैं तो इसका मतलब है आप हर वेबसाइट को देख सकते हो। जिस मर्जी लेटेस्ट से लेटेस्ट 3 प्रोग्राम में भी बनी होगी, उसके बैक एंड पे भी HTML चल रही होगी, और उसकी SEO हम HTML को एक्सेस करके भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आपने अगली क्लास में अपने आप को प्रिपेयर करके आना है, पहले टैग से लेकर आज तक के टैग्स। मतलब जरूरी नहीं है कि मुझे आप बताएं, जरूरी यह है कि आप घर में इसको प्रैक्टिस करें और अपना एक्सपर्ट लेवल थोड़ा सा बढ़ाएं कि आपको HTML अंडरस्टैंडिंग मिल गई, आप ये फाइलें बना रहे हैं। अगली क्लास में अब हम कुछ चीजें फिनिशिंग की तरफ जाएंगे और मैं आप लोगों को कुछ इस तरह की एक वेबसाइट देने वाला हूं। और अगली क्लास में मैं डायरेक्टली, यानी ये 2 फेजेस थे। पहला फेज था टैग्स को समझें, दूसरा फेज क्या है? SEO करनी है। तो SEO करनी है तो मतलब वेबसाइट की SEO करनी है। तो उसमें मैं आपको इस तरह की वेबसाइट दूंगा ऑफलाइन, यानी कि जो आपके कंप्यूटर पे होगी, ऑनलाइन नहीं होगी, ऑफलाइन होगी। जैसे अभी आप कहते हैं ना इसको चेंज कर लें तो क्या होगा, वो मैं आपको कॉपी करके दूंगा, तो आप अपने कंप्यूटर में उसको चेंज कर सकते हैं लोकली। तो आप सब स्टूडेंट्स ने अपनी अपनी एक वेबसाइट बना लेनी है। अगली क्लास में हम ये देखेंगे कि भाई इसे चेंज करना है। जरा मैं इसे छोटा कर देता हूं। देखिए, मैं मिसाल के तौर पर कहता हूं ये मेरी वेबसाइट बन जाए तो क्या भाई तरीकाकार क्या है? पहले तो मैं इधर मेन्यू बार में देखूंगा कि जो मेरी प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड मेन्यू बार है, इट्स फाइन। उसके बाद ये लोगो हटा दूंगा ना, यहां पर क्या करूंगा? अपना लोगो ले आऊंगा। उसके बाद ये स्लाइडर पिक्चर्स आ रही हैं, ये भी मैं अपनी मर्जी से सेट करूंगा। उसके बाद हेडिंग अपनी मर्जी से सेट करूंगा, कंटेंट अपनी मर्जी से सेट करूंगा, ये तस्वीरें चेंज कर दूंगा। अगली क्लास में हम ये डायरेक्टली ये काम करेंगे कि हम लोग ये वाला काम किस तरह कर सकते हैं। लेकिन ये आपको अच्छा समझ में तब आएगा, आज तक हमने जो पढ़ा है सब लोग इसकी अच्छी सी प्रैक्टिस करके आए। जिन्होंने पूरे लेक्चर्स नहीं लिए हुए वो लेक्चर्स की वीडियोस देख कर आए। पिछली जो 3, मेरा ख्याल है 3 वीडियोस बन रही है ना, 3 वीडियोस बन रही है ना टोटल। ये 3 वीडियोस हैं और सीक्वेंस में देखें, पहले वाली देखें, फिर दूसरे वाली देखें, फिर तीसरे वाली देखें, ताकि आप सीक्वेंस में इस लेवल पर आ जाए। ये मैंने आपको बताई थी आप लोगों को, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, और आज की जो होगी वो चौथी होगी। चौथी को आप एंड पे देखें, जब आपको पहली 3 समझ में आ जाए फिर चौथी को देखें। ये 4 चीजें, 4 वीडियोस आपको समझ में आ जाएंगी, आप HTML में कॉन्फिडेंट होना शुरू हो जाएंगे।